दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 और मैं हूं आपके साथ सत्यपाल। आज हम निकले हैं चुनावी सफ़र उत्तर प्रदेश पर और हम हैं अभी बागपत विधानसभा में। बागपत विधानसभा के दौरान जब हम इस चुनावी सफ़र पर थे तो हमारी एक शख्सियत से मुलाकात हुई जो हमारे साथ बैठे हैं, राहुल धामा जी। राहुल धामा जी से बात करेंगे चुनावों के बारे में और किसानों के बारे में। राहुल धामा जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। मुझे तो जानकारी मिली है कि आप बीटेक किया आपने और जॉब करते थे और अभी आप किसानी कर रहे हैं। हाँ जी। क्या कारण रहा कि आप नौकरी छोड़ के और किसानी की तरफ आए दोबारा से? क्या आपका कैरियर रहा है अभी तक? मैंने बीटेक करी है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ और उसके बाद में मैंने 3 साल टाटा ग्रुप में एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर मैंने जॉब करी है। उसके बाद में जो भी मोदी और योगी की गलत नीतियाँ और इनके जितने भी युवाओं के प्रति इनकी असंवेदनशीलता की वजह से मेरी जॉब चली गई। उसके बाद में अब मैं अपनी खेती कर रहा हूँ गांव में ही। अभी चुनावी सफ़र है, चुनावों का माहौल है उत्तर प्रदेश के अंदर। आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सत्ता में आएगी, योगी सरकार बनेगी या कोई और विकल्प अब की बार सत्तासीन होगा? अब की बार तो गठबंधन है, गठबंधन के अलावा कुछ है ही नहीं। और आप यहाँ पे बागपत विधानसभा के सांकरोद गांव में हो और यहाँ पे आप पूरे गांव में गए भी होंगे और नहीं गए तो अब घूम के देखना कि यहाँ पे सिर्फ लोकदल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और भाजपा को तो वोट कब देगा इंसान, जब उन्होंने पिछले 5 साल में युवाओं के लिए कुछ किया हो, किसानों के लिए कुछ किया हो। नहीं, उन्होंने तो 2 करोड़ रोजगार देने की बात की, योगी जी ने भी 70 लाख रोजगार देने की बात की और आप कह रहे हैं कि सरकार ने काम नहीं किया। मोदी ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी और योगी ने 70 लाख रोजगार देने की बात करी थी। उसके बाद में आप देखिए कि इतना पिछले 7 साल में अगर आप लगाते हो कि 2 करोड़ रोजगार पर ईयर के हिसाब से लगाते हो तो 7 दूनी 14 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। ठीक है जी। और यूपी में आप देख लो कि 70 लाख रोजगार यूपी सरकार ने देना। आपके गांव से पिछले 1-2 सालों में कितने बच्चे भर्ती हुए, कितने बच्चे सरकारी जॉब पे गए, कितनों की नौकरी लगी? इसका आंकड़ा क्या है? इसका आंकड़ा ये है कि ये जितने भी युवा बैठे यहाँ पे, इन्होंने फॉर्म तो भरा है लेकिन पेपर भी देने गए हैं, लेकिन कोई भी भर्ती आज तक क्लियर नहीं हुई। सब भर्तियाँ जितनी भी सब रद्द कर दी गई, सब पेपर लीक हो गए। अब आप देखिए मैं कि ये जो ये सुशासन और अच्छे बोलते हैं कि भाई बहुत अच्छा हमारा सुशासन है और यहाँ पे कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो जब इतनी कानून व्यवस्था अच्छी है तो फिर ये इतनी सारी भर्तियाँ लीक क्यों हो रही है? भाई कानून व्यवस्था जब ठीक नहीं है जब तो भर्तियाँ लीक हो रही है और जितने युवा उनका भविष्य खराब होने लग रहा है, उनकी एज निकलने लग रही है। ठीक है जी। हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन हो रही है। जब हर चीज़, मानना ये है कि रोजगार नहीं मिला, रोजगार बेरोजगारी की समस्या। हाँ जी, रोजगार एक जगह मिला है, रोजगार पेपर में मिला है और यूपी का रोजगार दिल्ली के अंदर होर्डिंगों पे मिला है, उसके अंदर धरातल पे कोई भी रोजगार नहीं है। किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या जिसे आप मानते हैं, क्या आप गन्ना के भुगतान को समस्या मानते हैं? या अभी जो हम इस चुनावी सफ़र की यात्रा पर थे, बहुत सारे हमारी किसानों से बात हुई तो एक बड़ी समस्या हमें यहाँ सुनने को मिली कि यहाँ खेतों में कुछ आवारा पशु होते हैं जो फसल को चट कर जाते हैं। कौन सी ऐसी समस्या है आपकी नज़रों में, क्योंकि अब आप किसान हैं, किसानी का काम देख रहे हैं, जैसे आप विकराल के रूप में? समस्या ही समस्या है, समस्या के अलावा कुछ है ही नहीं। इन्होंने गन्ने का भुगतान, सबसे बड़ी जो हमारी यहाँ की समस्या है, एक तो हम गन्ना किसान हैं, गन्ना किसान, गन्ना ज़्यादा होता है हमारी बेल्ट में, और गन्ना ज़्यादा होने के बाद में आप देखिए यहाँ पे इस बागपत का इतिहास है। जब से 2017 से बीजेपी की सरकार यहाँ पे आई है, वो पहले सरकारें रही है, ऐसा नहीं कि पहले सरकारें नहीं रही, लेकिन इतना लेट पेमेंट कभी नहीं हुआ। एक 1.5 साल तक आप देखिए कि हमारा पेमेंट नहीं आ पा रहा है। मोदी जी जो मेरठ में आए थे तो उन्होंने तो कहा था कि हम 14 दिन में भुगतान देंगे, अगर भुगतान नहीं दिया तो ब्याज भी देंगे, और आप कह रहे भुगतान नहीं हो रहा है। भुगतान तो मिल ही नहीं रहा 1 साल तक। ब्याज की तो आप छोड़िए, अभी कोर्ट में एक रिट लगी थी, उसमें इनके गन्ना मंत्री ने और गन्ना आयुक्त ने वहाँ पे अपनी तरफ से एक अर्जी लगाई है कि गन्ने का हम जो है
जो ब्याज है हम नहीं दे सकते। तो आप देखिए कि ये कितनी असंवेदनशील सरकार है। और रही बात फसलों को जानवर जो बर्बाद कर रहे हैं, इन्होंने बड़े बड़े वादे करे थे कि हम हर गांव में या ब्लॉक में गौशाला बनाएंगे, उनके लिए चारे की व्यवस्था करेंगे। आप भी जैसे घूम रहे हो, आपने बहुत गांवों में घूमे होंगे, आप हमारे गांव में भी देखना, आपको कहीं अलग से गौशाला मिले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी दिली इच्छा है कि आप उसके ऊपर ही एक अलग डिबेट करें वहां पे जाके कि ये बहुत बड़ा काम इन्होंने यूपी सरकार ने करा। आप खुद सोचिए कि 100 जानवर एक साथ है, अगर वो 100 जानवर एक खेत के अंदर को निकल जाएंगे कि वहां पे उस खेत में क्या बचेगा, आप खुद सोचिए। तो यहाँ पे इनके बस ये है इनका कि बड़े बड़े वादे, लुभावने वादे करते हैं, और उन वादों को एक बार करने के बाद, एक और इनकी बहुत बड़ी खासियत है, एक बार वादा करेंगे उसके बाद में उस वादे को ये कभी भी उसको पलट के उसके ऊपर ना तो कुछ बोलेंगे और ना कुछ विचार करेंगे। महंगाई का मुद्दा देश में बहुत तेज़ी से उछल रहा है। महंगाई बढ़ रही है, ऐसा देश का यूथ मानता है, देश का नौजवान मानता है, देश का किसान मानता है। आपकी इसमें क्या राय है कि क्या वाकई महंगाई बढ़ रही है, या महंगाई से हमारी आय भी बढ़ जाती है? क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, हमारा गेहूं भी महंगा बिकेगा, हमारा गन्ने की फसल है वो भी महंगी बिकेगी। तो क्या ये सच्चाई है कि महंगाई हमारे ऊपर असर कर रही है? जो आय है, आय सिर्फ मोदी के जो 2-4 बड़े बड़े अडानी अंबानी और उसके तरह के और बिजनेसमैन हैं, उनकी आय बढ़ रही है, किसानों की कोई आय नहीं बढ़ रही। आप मुझे एक बात बताइए, किसानों की आय कैसे बढ़ सकती है? पिछले 7 साल में पेस्टिसाइड का डबल रेट हो चुका है, खाद का डबल रेट हो चुका है, जो बीज का डबल रेट हो चुका है, और जो हमारी फसल का दाम है वो वहीं का वहीं रुका है। तो इस फॉर्मूले से हमें जो मोदी ने जिन्हें डबल आया, योगी जी ने डबल आया, तो उस फॉर्मूले को लेके तो आओ, उन्हें हमारे बीच में आना चाहिए ना, हमें उन्हें समझाना चाहिए हमें। अभी तो कि हमने कहना था ना कि इसका गन्ने का कुछ दाम बढ़ा है। गन्ने का दाम, एक बात बताइए, 5 साल में कोई गन्ने का दाम नहीं बढ़ा। क्या 5 साल में महंगाई नहीं बढ़ी? क्या 5 साल में खेत में जो दवाई गिरती है उसका दाम नहीं बढ़ा? क्या 5 साल में बीज का दाम नहीं बढ़ा? क्या 5 साल में खाद, यूरिया, डाई जितने भी उनका दाम नहीं बढ़ा? और अभी जो 25 रुपये बढ़ाए हैं, ये जो हमारे हाथ में एक तरीके से मैं आप क्या बोल लूँ, झुंझुना थमा दिया है, उसका क्या ये जो इलेक्शन की वजह से इन्होंने करा है। और आप 25 रुपये बढ़ा रहे हो, 25 रुपये बढ़ाने से हमारी क्या आय दुगनी हो जाएगी? हमें एमएसपी नहीं मिल रही, जो गेहूं की एमएसपी है वो हमें एमएसपी पे उतना भी दाम नहीं मिल रहा हमें। आपको लगता है कि अगर आप कहते हैं कि आरएलडी को हम लोग सपोर्ट करेंगे, आरएलडी की सरकार लाना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि आरएलडी की सरकार जो संयुक्त सरकार बनेगी सपा के साथ, वो इस पे काम कर पाएगी? देखिए, जो हमारे नेता जयंत चौधरी जी, वो एक युवा नेता है, ठीक है, और उनका अकेले एक पहला लक्ष्य है, ठीक है। उन्होंने हमें 15 दिन में भुगतान सुनिश्चित करने का वादा किया है। उन्होंने हमें सही हर चीज़ की जितनी भी और दूसरी फसलें हैं उनका दाम सही से देने का वादा किया है। 1 करोड़ बहुत बड़ी बात है, 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया है। पिछला बिल माफ और अगला बिल 300 यूनिट हमें फ्री मिलेगी। आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली हम यूज़ कर रहे हैं इस देश की, और ये बोलते हैं किसानों का हमने भला कर दिया, 12 पे मीटर लगा दिए। क्या इससे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई साहब, कि क्या इस तरीके से हमारी आय दुगनी हो सकती है किसान की, किसी की? नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि इन्होंने वादा किया है, ये वादा तो योगी सरकार ने भी किया था आपके साथ, आपको इस पर भरोसा क्यों नहीं? हमें इस पर इसलिए भरोसा है कि ये एक पढ़े लिखे युवा नेता है, और उनकी सोच है कि हम जितने भी हमारे युवा है वो आगे बढ़े। मैंने उनसे खुद मैंने उनके विचार सुने, मैं उनसे मिला भी हूँ, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि हमारे नेता जयंत चौधरी जी युवाओं के लिए, हमारे किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ा जीवन दान देने वाले हैं, जैसे कि हमारे चौधरी चरण सिंह जी थे। धामा साहब, एक बात आती है गांव के किसान के बारे में कि हमेशा उसको माना जाता है एक अनपढ़ है, ना समझ है, उसको राजनीति की समझ नहीं है, क्योंकि आपने इंजीनियरिंग किया है और उसके बाद आप किसान का काम कर रहे हैं, किसान बने हैं। क्या आज भी आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आज भी किसान अनपढ़ है, आज भी किसान ना समझ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसान आज का किसान भी और युवा भी सब समझदार है। उन्हें पता है कि कौन उनके लिए अच्छा करेगा, कौन उनके लिए बुरा करेगा। जो बड़े बड़े वादे किए हमारे युवा जितने भी थे वो उनके बकाए में आ गए, लेकिन अब एक एक गांव में युवा, वो उनकी जुबान में बस यही है कि मोदी झूठा है, योगी झूठा है, वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर उन्होंने कुछ किया होता तो क्या जो युवा 2014 में चला गया था वो वापस आता? तो युवा और किसान
जो हमारे किसान भाई है वो अनपढ़ नहीं है, वो उन्हें हर चीज़ की समझ है और वो अब की बार अपनी वोट खराब नहीं होने देंगे। गठबंधन को वोट जाएगी, जयंत चौधरी जी को वोट जाएगी और लोकदल को वोट जाएगी। हमारे साथ राहुल धामा जी थे, जो अभी किसानी का काम करते हैं, पहले इंजीनियर हुआ करते थे। बहुत अच्छी बेबाकी से इन्होंने राय दी। आखिरी एक सवाल मैं राहुल धामा जी से पूछना चाहूँगा। राहुल धामा जी, ये टोपी का क्या रहस्य है जो आपने अभी लगाई हुई है? क्या ये चौधरी चरण सिंह जी वाली पार्टी आरएलडी की टोपी है या कोई और रहस्य ये है? एक बार आज से 2 साल पहले, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, इतना ही कुछ है, योगी जी ने टोपी के ऊपर विधानसभा में बहुत ही गलत शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने बोला था कि जो टोपी लगाते हैं ये गुंडे बदमाश है। अच्छा, उस दिन से उस सपाकी वाले टोपी के नहीं, लिए शायद उन्होंने उसमें सपाकी भी बोली थी, हरी भी बोली थी। हरी जो टोपी है वो एक किसान की होती है, क्योंकि किसान की जो फसल होती है वो हरी होती है, इसलिए जो हरी टोपी होती है वो किसान की होती है। और जो ये मैं जो टोपी लगा रहा हूँ ये हमारे बड़ों की टोपी है, ये चौधरी ये सम्मान की टोपी है। और अब उसी दिन से मुझे मेरे अंदर, दिल के अंदर ऐसी बात लगी कि मैंने उसी दिन से टोपी पहननी शुरू कर दी। और ये हमारी जो टोपी है ये मान सम्मान की टोपी है। और जो अब की बार जो ये इलेक्शन है ये मान सम्मान और हमारी इस टोपी का इलेक्शन है, और हम यहाँ से बीजेपी को साफ करके भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी आपका, आपने समय निकाला और अच्छी पकड़, अच्छी समझ आप रखते हैं किसानों के बारे में भी और पार्टियों के बारे में भी। तो चलिए दोस्तों, आगे एक बार हम फिर मिलेंगे, इसी चुनावी सफ़र पर आगे निकलते हैं, कुछ और साथियों से मुलाकात करेंगे। तब तक आप देखते रहिए हुंकार 24/7। नमस्कार।